नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए। बेहतरीन क्यों है? देखो, राजनीति के लिए अगर एक बार के लिए बातों को साइड में हटा दें कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल चुनावी डिस्ट्रक्शन है, इस बात को समझ के हटा दें, तो एक बार के लिए हटा दीजिए। लेकिन इससे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं फिर से याद दिला दूं कि अपनी पाठशाला पर मेरा इन दिनों प्रयास ये चल रहा है कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक अवेज, मेजर टेक अवेज, मतलब करंट अफेयर को आदमी अपनी अपनी तरफ से लेकर चलता है कि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, वैसे पूछा जाएगा, लेकिन अपनी पाठशाला पर हम थोड़ा सा आपका विशेष फोकस उस तरफ देते हुए कि पेपर में पूछा गया तो आपको ऐसे करके आना वाली चीज करते चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप साथ दीजिएगा। ये क्वेश्चन, ये टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं पहले से ही वो बात आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं इस टाइटल की पूरी भूमिका बनाऊंगा, उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेना आज के टाइटल में जो कवर होने वाली हैं। नंबर एक बात, वन नेशन वन इलेक्शन आज की चर्चा नहीं है, बहुत पुरानी चर्चा है। मतलब 2018 में जो वित्त आयोग था उसकी सिफारिश के बाद में ये चर्चाएं शुरू हुई थी, विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर ये चर्चाएं शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक ये चर्चाएं चली आ रही हैं। इन चर्चाओं में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, इसका आप एक पूरा की पूरा फुल पेज तैयार करके आंसर लिख करके रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हाल ही में करंट अपडेट ये है कि कोविंद समिति ने, जो रामनाथ कोविंद साहब थे अपने पुराने राष्ट्रपति, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की है ना, तो उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, उन मेजर पॉइंट्स का एक पूरा की पूरा पेज तैयार करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर तीसरा, जब इस प्रकार की चीजें आती हैं तो क्या इनको अप्लाई करने के लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर फोकस करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो कौन से मेजर आर्टिकल्स हैं जिनमें की संशोधन किया जा सकता है, तो मेजर आर्टिकल्स के संविधान संशोधन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रश्न जो बहुत अब तक पुराना हो चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और वो प्रश्न ये कि वन नेशन अगर वन इलेक्शन साथ साथ हो, मतलब पूरे देश में एक साथ अगर चुनाव हो, तो उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, राजनेताओं ने क्या कहा, राजनीति क्या हुई, वो तो हम सब कर ही लेंगे, चर्चा का पार्ट है वो तो, ताकि आप उससे रिलेट कर पाते हैं। आपको क्या ढूंढना है इस पूरी कहानी में, मैंने वो पहले बता दिया। अब आपकी मर्जी है, मैं सेशन शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात हो रही है तो हमने आज से लगभग 6 महीने पहले भी, जब एक समिति बनी थी गवर्नमेंट के द्वारा, प्रॉपर तरीके से समिति बनाई गई थी, उस समय भी मैंने आपके सामने ये सेशन किया था, क्योंकि संसद का अकस्मात सत्र बुलाया गया था। जब सत्र बुलाया था तब ये बहुत जबरदस्त चर्चा हुई थी, और हमने इस विषय के ऊपर कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है, इस विषय पर भी हमने आप लोगों के सामने चर्चा कराने का प्रयास किया था। ठीक है साहब, अगस्त का सेशन था। सितंबर में आपने खबर देखी कि सरकार के द्वारा सितंबर के अंदर गवर्नमेंट ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। उस 8 सदस्यीय समिति के अंदर रामनाथ कोविंद साहब को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको तो अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ साथ उनके 7 मेंबर और जोड़े गए, और उन 7 मेंबरों में अमित शाह जी, एक सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आजाद जी, एनके सिंह जी, सुभाष कश्यप साहब, हरीश साल्वे साहब और हरीश कोठारी जी, इन 7 लोगों को और जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या हुआ ना कि ये 8 लोगों ने, जो सितंबर में कमेटी बनाई गई थी, उन 8 लोगों ने अपनी रिपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया। इनको टास्क दिया गया था, जैसे अपने बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाए तो जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को विस्तार से लिखें, और चुनौतियां आएंगी तो उनका समाधान क्या होगा, उन समाधानों को भी विस्तार से लिखें। तो चुनौतियों को और समाधानों को विस्तार से लिखने के लिए समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने प्रॉपर तरीके से सारी बातें लिखना शुरू किया। यहां तक बात समझ में आई? तो आप ये खबर देख सकते हैं 23 सितंबर को कि इन्होंने अपनी मीटिंग, पहली बार मीटिंग करी। अब ये जो आज खबर आप देख रहे हैं, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्हें रामनाथ कोविंद साहब अपनी ये रिपोर्ट सौंपते हुए दिख रहे हैं, जिनमें एक तरफ गुलाम नबी आजाद जी और दूसरी तरफ अमित शाह जी खड़े हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आज का ये सेशन क्यों बना, समझ में आया? चर्चा शुरू हुई 6 महीने पहले, फिर समिति की स्थापना हुई, समिति ने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद कागज लिखे गए, डायरी बनाई गई, फाइनली 18,000 पेज का एक प्रॉपर तरीके से नोट पत्र तैयार कर दिया गया, जिसमें बता दिया गया कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो हम कब करा सकते हैं। नंबर 1, कराने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें कौन से संविधान संशोधन करने होंगे, हमें किस प्रकार से कितना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, सुरक्षा बलों के लिए क्या करना, सारी बातें 18,000 पेज की बातें हैं, जिसे आप और हम एक बार में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसका सार जो अखबारों में आया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप सुर्खियां देख लीजिए, यही कारण है कि ये सुर्खी बन गया। तो उम्मीद है सुर्खियों का कारण समझ में आ गया होगा, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट कैसे दिख रही है, तो फ्रंट पेज इसका कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, भारत में समकालीन चुनाव, यानी एक समय पर किए जाने वाले चुनाव, और उसके ऊपर उच्च स्तरीय रिपोर्ट। इसके ये मेंबर्स के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, जरा आप पढ़िए। शुरुआत में जब समिति बनी थी तो यहां पर नोटिस करिए, देखिए रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह जी, आजाद साहब, एनके सिंह, कश्यप साहब, साल्वे साहब, कोठारी साहब, अर्जुन राम मेघवाल और नितेन चंद्र, यहां पर नाम दिखाई दे रहे हैं। यहां पर नोटिस करिएगा, ये 8 मेंबर जिनके नाम यहां लिखे हुए हैं, इनके नाम याद कर लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर बनेगी अगले 5 साल तक, जब तक हो नहीं जाते तब तक तो ये बहुत बड़ी खबर रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर एक थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। करेक्शन ये है कि अगर आप ये खबर देखें, शुरुआत में जब ये न्यूज आई थी कि कमेटी बनेगी, उस समय अगर आप नोटिस करें तो उस समय मेंबर्स में कांग्रेस की तरफ से जो अधीर रंजन चौधरी साहब है ना, उनका नाम दिया गया था कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी होंगे, लेकिन उन्होंने जैसे ही एक नाम डिक्लेयर हुआ, अपना नाम इस मीटिंग से बाहर निकाल लिया। बोले साहब मैं इसमें नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे मत इसके समर्थन में नहीं है, तो मैं जब समर्थन में नहीं हूं तो मैं इसका निर्माण करने क्यों आऊं, जबकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तरह से इस समिति का गठन किया गया था। खैर, वो उनकी अपनी बात है, उन्होंने अपने तरीके से बात की। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर कौन लोग वर्तमान में रहे, तो अर्जुन राम मेघवाल जी को एक तरह से रंजन साहब की जगह पर बिठाया गया। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये कुछ दिख रहा है, एक प्रॉपर किताब सी बनाई गई है, और उस प्रॉपर किताब के अंदर लिखा गया है कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, चुनाव की औचित्य क्या है, मुद्दे क्या है, चुनौतियां क्या हैं, और जो स्थानीय चुनाव होते हैं पंचायत के और सेल्फ ये लोकल बॉडीज के, तो बोले उनके चुनावों के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सारी बातें यहां पर मेंशन की गई। ठीक है साहब, अच्छा, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना करके, श्री द्रौपदी मुर्मू जो
है हमारी राष्ट्रपति उनको सौंप दी। अब इस रिपोर्ट में कितने पेज हैं? 18,626 पेज हैं। 2 सितंबर को इसका पैनल का गठन किया गया था। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप याद कर लीजिएगा। 191 दिन की रिसर्च के बाद में ये तैयार किया गया। तो ये तस्वीर से समझ में आ गया, हम विस्तार से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बकायदा इस प्रॉपर प्रक्रिया के लिए एक वन नेशन वन इलेक्शन नाम से वेबसाइट भी बना दी गई है, जो आपके सामने इस समय विजिबल है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के इन चैप्टर्स को पढ़ भी सकते हैं। और इसका फ्रंट इंट्रो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। वेबसाइट के इंट्रो में जो बात लिखी गई है वहां लिखा गया है कि वर्ष 1951 से लेकर 67 तक देश के अंदर राज्य की विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं। तो जब शुरुआती कई सालों तक चुनाव एक साथ हुए हैं तो उन संभावनाओं पर फिर से कार्य क्यों ना किया जाए। और साथ में यह कहा गया है कि भारत के विधि आयोग ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा, इनके इंट्रोडक्शन पर लिखा हुआ है वेबसाइट के पेज पर। कौन सी वेबसाइट? ये वाली वेबसाइट, जिसमें आप जाएंगे तो पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि निर्वाचन विधियों में सुधार के लिए जो 170वीं रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हम पूर्व स्थिति का, कौन सी वाली का? इस वाली का फिर से अवलोकन करना चाहते हैं और इस विषय पर फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और समिति का यहां रेफरेंस दिया गया था, और वो कौन सी थी? कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग। इससे संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2027 में प्रस्तुत अपनी 79th रिपोर्ट में इस बात की जांच करने के लिए यह एक विचार करने का प्रस्ताव दिया था। तो याद रखिएगा, जो भी विशेष रूप से यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, अपने आंसर में अगर आप ओपनिंग रिमार्क में यह लिखा है कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट और संसदीय स्थायी समिति, कौन सी वाली? कार्मिक, लोक सेवा, विधि और न्याय विभाग, उनकी 79th रिपोर्ट, उसके अंदर एक नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर चर्चा करने की बात की गई थी। यदि आपने रेफरेंस में शुरुआत में डाल दिया, आप ऑलरेडी एज लेकर चले गए। ठीक है, अब आते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए, अगर आज की स्थिति पर हम चर्चा करें तो आज हमारे देश में अभी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जिसके आज आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी शाम 3:30 बजे के आसपास, उस इलेक्शन के समय पर केवल लोकसभा के चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी। लेकिन भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक बार के लिए आप साइड में हटा दें, उसके अलावा चर्चा करें कि हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, जब आचार संहिता लगती है, मतलब आज से आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसे आज आचार संहिता लगेगी तो आचार संहिता लगने के बाद में कोई भी प्रधानमंत्री के द्वारा नई घोषणा नहीं की जा सकती, नंबर एक। कोई भी नया उद्घाटन नहीं किया जा सकता, कोई भी राज्य कर्मचारी का या कोई भी मतलब गवर्नमेंट जो भी व्यक्ति है उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसी को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, कोई डीपीसी आयोजित नहीं कराई जा सकती, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, आज की तारीख क्या है? 16 मार्च है। 16 मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जब तक सरकार नहीं बन जाएगी तब तक लगभग 3 महीने तक का आप ये मानकर चलिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। तो 5 साल के शासनकाल में अगर 3 महीना सरकारें काम नहीं करेंगी तो पहले तो 3 साल अपने देश का साइड में निकालिए। मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि क्या है कहानी जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है, नंबर एक। दूसरा, 3 महीना तो एक बार हटाइए। दूसरा, अब मान लीजिएगा कि अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में इलेक्शन थे। राजस्थान में जब इलेक्शन हुए, स्टेट के इलेक्शन थे, उसमें भी सेम ऐसे ही आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता लगी, फिर चुनाव प्रचार हुए, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, तो आचार संहिता रिजल्ट लगने तक लगभग 2 से ढाई महीने की तब लग गई। तो ये मानकर चलिए कि 2.5 मंथ की आचार संहिता तब लग गई। आज अगर एक राजस्थान के नागरिक से पूछा जाए, जिसने हाल ही में चुनाव देखे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने 1 जनवरी 2023 से लेकर, या फिर छोड़िए मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024 के बीच में आपसे पूछ लिया जाए, या फिर इस समय से लेकर मई के बीच में पूछ लिया जाए, तो आपके सरकारी काम कितने दिन अटके? तो आंसर है 6 महीने तक सरकारी काम अटक गए। अब आप विचार कीजिए कि भाई राजस्थान भारत का ही एक राज्य है, ऐसे ही हर राज्य कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव रहेंगे, तो हर राज्य में लगभग 6 महीने तक, साल मतलब 5 साल में चुनाव के कारण वो बाधित हो जाता है, मतलब एक तरह से राजकाज बाधित हो जाता है। जो आवश्यक काम है बस वो चल रहे होते हैं, मतलब कोई भी नई उद्घाटन, नई परियोजना घोषणा कुछ नहीं हो पाती है। अच्छा, एक और चीज, ये तो मैंने 2 चुनाव बताए, अब एक तीसरा चुनाव और होता है, और वो क्या है? स्थानीय चुनाव, जिसमें पंचायत के और नगर निकाय के चुनाव होते हैं। सेम ऐसे ही उसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और उसकी भी आचार संहिता लगती है। तो उसकी आचार संहिता भी कम से कम 2-3 महीने की आप मानकर चलिए। तो अगर साल में 3 बड़े चुनाव, केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव और स्थानीय निकाय का चुनाव, तीनों के चुनाव के अंदर 2-3 महीने की अगर बात निकाल दी जाए तो 5 साल में लगभग 10 महीने आप कोई भी नई घोषणा, कोई भी नया शिलान्यास, कोई भी नए कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में लगभग 1 साल हमारी 5 साल की सरकारों का केवल इस काम में निकलता है। एक तो आया समय की बात, दूसरी बात क्या निकल कर आई कि इस पूरे कार्य में धन का खर्च होता है। धन का खर्च कैसे होता है? एक बार जब चुनाव कराए जाते हैं तो आपके भी अगर घर में सरकारी कर्मचारी हैं, पापा मम्मी काम करने वाले हैं, कोई भी घर में काम करने वाला है, तो आपने देखा होगा चुनाव में उनकी ड्यूटीज लगती हैं, और जब ड्यूटीज लगती हैं तो उन्हें ड्यूटी पर जाना होता है। ड्यूटी पर जाते समय सरकार के द्वारा उन्हें भेजने का खर्चा, उनको वहां पर स्थापित करने का खर्चा, बसों का खर्चा, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस, उनके खाने की ड्यूटी, सब पर सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। अगर ये सब लोग एक ही बार में जाकर चुनाव करा के आ जाएं, एक स्थिति, और ये सब लोग 3 बार जाकर चुनाव कराकर आए, तो स्थिति में 3 गुना खर्चा काउंट किया जाता है। तो 2 बड़ी वजह निकलकर आई कि हमारे देश में चुनाव में एक तो पूरे 1 साल तक कोई काम नहीं हो पाता, और दूसरी बड़ी वजह निकलकर आई कि सब खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो बोले इन दोनों से बचने का क्या उपाय है? तो बोले इन दोनों से बचने का उपाय यह है कि इन सारे चुनावों को एक साथ आयोजित कराया जाए। बोले एक साथ कैसे कराया जाए? बोले जैसे 1952, 57, 62 और 67 में हुए थे। बोले कैसे? बोले लोकसभा का और विधानसभा का एक ही दिन चुनाव हो, और जो स्थानीय निकाय है उसका अगले 100 दिन के अंदर चुनाव हो जाए। तो बोले इस प्रकार से अगर चुनाव कराया जाए तो फिर समय बचेगा
बचेगा, संसाधनों की खर्चा बचेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि 67 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में चुनाव बाद में अलग-अलग होने लग गए। तो उस समय पर 1969 और 68 में कई विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और एक बार विधानसभाएं भंग हुई तो फिर दोबारा उनके चुनाव हुए तो वो 5 साल के सर्कल से, वो लूप से वो छूट गई। मान लीजिए कि कभी 5 साल सरकार चली ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई। वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। अब एक दिमाग में सवाल बनने लगता है, फिर चुनौतियां क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करा लेते। तो आज के सेशन में चुनौतियों की भी बात होगी, लेकिन मेजर चुनौती फिलहाल जान लीजिए क्या। जब एक बार में चुनाव होंगे तो सबसे बड़ी चुनौती जिसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल मना करते हैं, जो आपको भी सबसे पहले पॉइंट पर पता होना चाहिए, और वो क्या है कि हमारे देश के अंदर शासन किस प्रकार का है। हमारे देश के अंदर संघात्मक भी है और राज्य, मतलब संघीय जो व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ विषय केंद्र की तरफ है, कुछ विषय राज्य की तरफ है। इसका मतलब हम पूरी तरह से एकात्मक शासन की तरह नहीं चलते, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह से नहीं चलते। लेकिन अगर चुनाव ऐसे हो गए तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि केंद्र के इलेक्शन में राज्य के मुद्दे दब जाएंगे। हर राज्य की अपनी डिमांड है, कुछ राज्यों के लोगों की डिमांड हो सकती है। जैसे भाई हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर राज्य सूची और केंद्रीय सूची के विषय अलग अलग हैं। तो जब विषय अलग अलग हैं तो केंद्रीय सूची के विषयों पर चुनाव लड़ने के लिए केंद्र सरकार है, राज्य सूची के विषय पर चुनाव लड़ने के लिए राज्य सरकार है। लेकिन अगर इस तरह का प्रभाव रहा तो केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ, सुरक्षा हुआ, संचार हुआ। इस प्रकार के मुद्दों के चलते केंद्र सरकार सबके ऊपर सुपरसेड कर जाएगी और वो एक ही बार में सब पर हावी हो जाएगी। लोकल मुद्दे दब जाएंगे। हो सकता है किसी राज्य में शिक्षा बड़ा मुद्दा हो, किसी में सैनिटेशन बड़ा मुद्दा हो, किसी के अंदर सिंचाई बड़ा मुद्दा हो, सबके अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के मुद्दे दब जाएंगे। ये सबसे बड़ा बात निकल कर आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर आता है वो क्या है कि ऐसे चुनावों में सबसे प्रभावशाली पार्टी कौन सी रहेगी, जो केंद्र में सबसे शक्तिशाली है, और जो राज्य की छोटी छोटी पार्टियां हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट की अपनी पार्टी है, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करी तो यूपी में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, जो क्षेत्रीय पार्टियां लेकिन बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन जब केंद्र में एक साथ चुनाव होगा तो ऐसी स्थिति में छोटी पार्टियां और उतने बड़े पाई में बहुत छोटी सी लगेंगी। लोग छोड़ेंगे, छोटों को क्या मौका देना, बड़ों के पास चलते हैं। इसका मतलब जो केंद्रीय राजनीतिक दल हैं, जो सेंटर की मतलब इलेक्शन जो राजनीतिक दल हैं, उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि मैं क्या दिशा देने जा रहा हूं। ये चुनौतियां और दोनों की आवश्यकता मैंने बता दी और इसी बात को लेकर के इस हाई लेवल कमेटी ने बैठक करना शुरू किया। मीटिंग हुई, 8 मेंबर्स की कमेटी ने बैठक करी। इसके अंदर सब लोग बैठ करके मीटिंग किए। सबसे पहली बैठक जोधपुर में हुई। बैठक के अंदर लोगों को बैठा हुआ आप देख सकते हैं। शुरुआत में जब बनी थी इसमें ये सदस्य थे, अधीर रंजन चौधरी जी को भी डाला गया था, बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। जिन समस्याओं की बात करी वो मैंने आपको लिख दी। अब इस समिति ने अपनी तरफ से किन किन विषयों के ऊपर चर्चा करी, तो देखो इन्होंने ये बात तो करी कि भाई ठीक है, मतलब अगर हमसे ये कहा जाए कि तीनों को एक साथ कराना है तो चुनौतियां क्या आएंगी। बड़ी बड़ी चुनौती तो ये आएगी, मान लीजिए आपको तो मैंने बता दिया आवश्यकता क्यों है और नुकसान क्या है, ये बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं चलो इलेक्शन कराना ही है, तो कराना ही है तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो कई राज्य हैं जिनके चुनाव अलग अलग महीनों में हो रहे हैं, तो जो अलग अलग महीनों में जिनके चुनाव हो रहे हैं उन्हें एक लाइन पर वापस शुरू करने के लिए, जैसे कई बार हमको दौड़ने के लिए कहा जाए कि 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ो। जो तेज दौड़ता है वो जल्दी पार कर लिया, जो धीरे दौड़ रहा है वो पीछे पीछे चला आ रहा है, या फिर अलग अलग समय पर किसी ने दौड़ शुरू की हो। तो जब सबने अलग अलग समय पर दौड़ शुरू की तो अलग अलग समय पर खत्म होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सभी एक साथ दौड़ना शुरू करें तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में जो कंप्लीट करने आने जा रहे हैं, मान लीजिए कि 400 मीटर की दौड़ है, 300 मीटर खत्म कर चुका है, उससे कहा जाए कि भाई जल्दी दौड़ के आजा, 100 मीटर और दौड़ ले। और जिसकी दौड़ में अभी मात्र 100 मीटर ही चले हैं उनसे कहा भाई तू रुक जा, यहीं से अपन शुरू करेंगे, दोबारा से दौड़ेंगे। मतलब एक प्रकार से ये सारा की सारा सिस्टम वापस से रीसेट करना पड़ सकता है। मतलब ये हुआ जिन विधानसभाओं का कार्यकाल ऑलरेडी 5 साल का हो चुका है और 2029 में मान लीजिए कि एक साथ चुनाव कराने हैं रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसी स्थिति में 5 साल वालों का दोबारा चुनाव कराने की जगह उनको 1 साल का और टाइम दे दिया कि तुम 6 साल कर लो भाई। और जिनके मान लीजिए कि 5 साल अगले साल पूरे होने वाले, जिनके 4 साल ही पूरे हुए हैं अभी तक, उनसे कहा कि एक काम करो आपका अर्ली खत्म करके अभी दोबारा से चुनाव करा देते हैं अगले 5 साल के लिए, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से शुरू एक जगह से शुरू करने की बड़ी चुनौती है। तो ऐसा करना क्या आसान है क्या? नहीं। संविधान में ऐसा करने के लिए संशोधन करने पड़ेंगे, लगभग 18 संशोधन करने पड़ेंगे संविधान के अंदर। संविधान संशोधन अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है और चूंकि राज्य के हित जुड़े हैं तो इसमें तो राज्य की तरफ से भी परमिशन और इजाजत की आवश्यकताएं होंगी, ठीक है। इन सब बातों को लेकर के इन्होंने बैठकर चर्चा करना शुरू किया कि हम कहां कहां समझौता करेंगे। फिर कई स्थितियां इनके सामने रखी गई कमेटी के सामने कि साहब एक बात बताओ, स्थितियां अगर ऐसी बन गई कि असेंबली हैंग असेंबली बन गई। हैंग असेंबली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के अंदर एक बार के लिए हम ये मानकर चलें इलेक्शन हुआ और 3 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने गठजोड़ करके शासन बनाया था, बाद में वो सब लोग अलग हो गए कि अपन नहीं चल रहे पार्टी में, चुनाव से निकल गए, तो भाई ऐसे तो विधानसभा बीच में अटक गई, फिर क्या कर लोगे? तो बोले ऐसी स्थिति में वो अगर हैंग असेंबली बनती है तो उसके लिए भी हम कुछ प्रावधान संविधान के अंदर डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अति हो गई, ये जानबूझकर ऐसा करना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई और देश जो ऐसा ही कर रहे हैं उनका अध्ययन किया गया, जैसे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना है जिसने 5 पदों के लिए एक साथ चुनाव करा लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इवन लोकल बॉडीज तक के चुनाव एक दिन में कराकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मतलब सारे चुनाव एक ही दिन में, बोले करा दो एक ही बार में। तो ये प्रक्रिया दुनिया के कई देशों में, लगभग 7 देशों का अध्ययन करके देखा गया है कि वहां पर वो चुनाव कैसे होते हैं। जैसे अभी फिलहाल अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में फिक्स टेन्योर होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का 4 साल। 4 साल के अंदर फिर से उनका पद आएगा, 4 साल के लिए फिक्स पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का एक सर्कल बना हुआ है, डेट भी फिक्स है कि इस दिन वोट डालेंगे। तो ऐसे कई राज्यों, कई देशों के
का उनका अध्ययन किया गया और जांचा गया कि अगर मतलब ऐसा किया जाए तो क्या क्या सिफारिशें रहेंगी, किस तरह से काम किया जाएगा। फिर दूसरा, आपने ये तो कह दिया, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वोट देने के लिए जो वोटिंग मशीन हम काम में लेते हैं, अगर एक बार में सारे देश के लोग चल करके वोट देने चले आए, इतनी मशीनें कहां से लाओगे? तो बोले नई मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, नई वीवीपैट मशीन खरीदनी पड़ेंगी, तो इनके खर्चे कहां से लाओगे? फिर तीसरी बात, अभी क्या होता है, स्थानीय लेवल पर जब चुनाव होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनाता है, मतलब वोटर आईडी का वोटर लिस्ट बनाता है कि इसके नाम यहाँ लिखे हैं, और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो अपना बनाता है। तो ऐसी स्थिति में वोटर आईडी कार्ड को भी एक साथ मिलाना पड़ेगा, वोटर लिस्ट को भी एक साथ मिलाना पड़ेगा, केंद्र की राज्य की वोटर लिस्ट एक जैसी हो, इसको बनाने का भी काम करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर प्रॉपर चर्चा करते हुए इस बात पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में क्या ये 8 ही लोग बैठ के सारा निर्णय कर लिए? नहीं, इन्होंने 21,558 रेस्पॉन्सेज पब्लिक से प्राप्त किए, जिनमें से 80% इस बात के समर्थन में थे कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और अपनी तरफ से सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? कि सब 2029 तक लोकसभा चुनाव को कराने का टारगेट रखा जाए। नंबर 1, अगर हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी स्थिति आती है उस समय पर ही नए चुनाव कराने का विचार किया जाए। नंबर तीसरा, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तीसरा, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करे। कोविन पैनल के साथ कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। ये इनके मेजर सुझाव रहे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया। इसके चलते सुर्खी बनकर आई कि 18 संशोधन प्रस्तावित किए हैं इसके अंदर, कि 18 जगह पर संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिनमें से मेजर क्या है? आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, 356, 172, 174 ऐसे आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गया। यहां से ये बात भी समझ में आ गई कि इसकी सिफारिश में जो चुनाव है वो 2029 में अगर होते हैं तो इसके लिए इस 5 साल में बहुत से काम करने होंगे, बहुत से राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा, बहुत सौ को प्रीपोन किया जाएगा। ठीक है, किन 7 देशों का रेफरेंस लिया गया? तो साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इनका अध्ययन किया गया और अध्ययन करके कोविंद पैनल के द्वारा 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया को समझा गया। जैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर चुनाव की तारीख फिक्स है 29 मई, चुनाव हो गए। स्वीडन के अंदर अगर बात करें तो सितंबर का दूसरा रविवार चुनाव हो जाते हैं। इंडोनेशिया ने तो कीर्तिमान ही रख दिया, 14 फरवरी के दिन इन्होंने एक साथ चुनाव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से, अच्छा बाय द वे ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में आप लोग इस कंटेंट को जब ये क्लास खत्म हो जाए पीडीएफ में इसकी पूरी कंप्लीट करके अपने जो टेलीग्राम चैनल है जीके भाई अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर के नाम से मैं वहां पर डाल दूंगा, वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो देखिए ये एक सुर्खी बनी थी जब इन्होंने 14 फरवरी के दिन चुनाव कराया था इंडोनेशिया ने, तो इसका भी अध्ययन कराया गया। अब सवाल बना इसमें किसने समर्थन दिया और किसने अपनी राय दी, किसने मना किया, किसने हाँ किया? तो 32 राजनीतिक दलों ने तो अपना समर्थन दिया और 15 ने इसमें अपना समर्थन नहीं दिया। सरकार वर्तमान में चूंकि एनडीए की है तो एनडीए की 26 पार्टियों ने इसके पक्ष में कहा, इंडिया अलायंस जो है उसकी एक भी पार्टी इसके समर्थन में नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की, कितने सांसदों ने इस बारे में अपना पक्ष दिया, तो 48% सांसदों ने पक्ष में दिया और 35% सांसदों ने विपक्ष में दिया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या केवल राजनीतिक दलों ने ही विरोध किया या कोई जज भी था जिसने विरोध किया? जजेस ने भी, 3 रिटायर्ड जजेस भी थे हाई कोर्ट के जिन्होंने, और एक पूर्व चुनाव आयुक्त थे, राज्य चुनाव आयुक्त फ्रॉम तमिलनाडु, उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध भी किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो रहे हैं रिटायर्ड, दीपक मिश्रा जी, रंजन गोगोई जी, शरद अरविंद बोबड़े जी, यूयू ललित जी, जो सीजेआई रहे हुए हैं, मतलब जैसे अभी मतलब जो अभी सीजेआई है इस तरह से जो पहले 4 सीजेआई रहे हुए हैं उनके द्वारा उन सीजेआईओ ने इस बात का समर्थन किया। तो इस प्रकार से लोगों के मत और विमत लिए गए कि भाई क्या कौन किस तरह से सोचता है वो सब इसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर सारी बातें मैंने आपको बता दी। साइमल्टेनियस पोल के लिए अपोजिशन की तरफ से इंडिया अलायंस ने मना किया। राहुल गांधी जी इसमें साफ कह चुके हैं कि ये केवल ध्यान बटाने का तरीका है, सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि लोग इस तरह की चर्चाओं में लगे रहे और ये ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं है। सब लोग जो इसके पक्ष में नहीं है वो इसके खिलाफ बोलने के लिए सब तैयार होकर के सामने आ गए। आपको क्या मालूम रखना चाहिए कि चुनाव होता है तो पक्ष क्या है विपक्ष क्या है। ठीक है, अभी चूंकि इस लोकसभा चुनाव में आज 3 बजे जब अनाउंसमेंट होगा उस समय पर 6 राज्यों के चुनाव भी, मतलब अभी तो 2023 में इनके चुनाव हुए हैं और इसके अलावा 2024 में 8 राज्यों के चुनाव और होंगे जिनके बारे में भी हो सकता है कि अभी अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो देखना होगा। 8 राज्यों के चुनाव जून 2024 में प्रस्तावित है, 6 राज्यों के नवंबर 2025 में है, 11 राज्यों के 2026 में है। देखना होगा आने वाले समय में अगर इनकी बातों को माना जाता है तो फिर किस तरह से चीजों को किया जाएगा। अगर जनरल इलेक्शन 2024 की बात करें तो अभी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनके चुनाव भी लोकसभा के साथ होने की अनाउंसमेंट हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है मैं आपको कारण मतलब प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं कि इसमें स्थानीय मुद्दों का दबना एक बड़ा कारण है और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो लोकल पार्टीज हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है क्योंकि वो अपनी बात कैसे रखेंगे इतने बड़े पब्लिक डोमेन में। तीसरा बड़ा कारण क्या है कि ईवीएम पर हजारों करोड़ खर्च हो जाएंगे। मनाया जा रहा है कि लगभग 9,284 करोड़ रुपए की नई ईवीएम खरीदनी पड़ेगी जो कि 15 साल के अंदर दोबारा से बनानी पड़ेगी। हमने एक प्रॉपर पीडीएफ भी आपके लिए यहां पर डाल दी, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन इसके फायदे क्या हो सकते हैं? तो बोले पैसे की बर्बादी बच जाएगी। बोले क्यों? बोले एक बार का जब चुनाव होता है लोकसभा का तो सरकार का तो खर्चा होता ही है, केंद्र सरकार का तो जो सरकारी खर्चा इलेक्शन कमीशन के नाम पर हजारों करोड़, 3,870 करोड़ रुपए, वही राजनीतिक पार्टी और लोगों का खर्चा भी जैसे 60,000 करोड़ 2019 में खर्च हुआ बताया। तो बोले ऐसे बार बार खर्चे नहीं होंगे, एक ही बार के प्रचार में काम चल जाएगा। राज्यों के भी हजारों करोड़ में खर्चे होते हैं तो बोले वो सब बच जाएंगे, एक ही बार में काम निपट जाएगा। ठीक है, तो चुनावी खर्च कम होंगे, निश्चित ही माना जा रहा है कि चुनावी खर्च कम होंगे, चुनाव कराने का झंझट से मुक्ति मिलेगी। ऐसी स्थितियां अगर होती हैं तो निश्चित ही ये फायदेमंद बात रहेगी। काला धन तो बीच में डालना ही था, काले धन पर भी लगाम लगेगी क्योंकि बार बार कहीं से पता ही नहीं चलता कौन कितना पैसा कहां लगा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी विषय वस्तु बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है, सारगर्भित तरीके से ये पूरा कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। आपसे बस इतनी सी सिफारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।